ये भी जो साहब सवाल है ना, ये पॉलिटी का होगा, और पॉलिटी में भी जो दरोगा का मुख्य परीक्षा जो हुआ था 24/4/2022 को, 24/4/2022 को जो मुख्य परीक्षा हुआ था, जिस सेट का हम लोग हिस्ट्री किए थे उसी सेट का ये है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका पहला सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल पूछा था। फर्स्ट सवाल क्या है इसका, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री इसमें है, ये सारे प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी ना कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। जैसे कि नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। तो इसमें तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो किसी ना किसी समय, किसी ना किसी कार्यकाल में ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे इसमें जो कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कार्य करके वो सीधे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। तो उन्हीं प्रधानमंत्री को चुनना है। इसमें सवाल ये है, मेंस में ये पूछा गया सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या है। चंद्रशेखर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्योंकि बाकी जो भी हैं, एच डी देवगौड़ा ये भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव ये भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य, और चौधरी चरण सिंह ये भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। देखिए कुछ बच्चा बोला कि सर पहले आप जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो काहे करवा दिए, बाद में ये प्रीवियस ईयर करवाते लास्ट में। हम बोले पहले प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप भी समझ जाइएगा, आपके अंदर एक समझदारी विकसित हो जाएगी कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, और आप खुद सेल्फ स्टडी भी करिएगा तो उसी अकॉर्डिंग करिएगा। ऐसे क्या होगा, पहले टॉपिक पढ़ाएंगे तो जब तक आपका समझ विकसित होगा, लास्ट में करवाएंगे 1.5 महीना में 2 महीना में, तब तक जब तक समझ विकसित होगा तब तक पता चलेगा एग्जाम हो गया। तो पहले करवा देंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, सवाल की प्रकृति क्या होती है, सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है, कितना सवाल कहाँ से आता है। तो ये सारे चीज़ें, ताकि एक समझदारी आपकी विकसित हो और आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको पता रहे कि किस टॉपिक पर हमें सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाता, चंद्रशेखर हो जाता। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा जो इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 3 प्रधानमंत्री थे वो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। तो हो सकता है कि अगला बार सवाल पूछा जा सकता है कि जो नरसिम्हा थे ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करके आए थे, चौधरी चरण सिंह जो थे प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्य किए थे, समझ रहे। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके इर्द गिर्द जो भी सवाल है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, ये तो कार्य किए ही नहीं। चलिए, चंद्रशेखर मंत्री पद धारण किए बिना सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। कोई मंत्री पद ये धारण नहीं किए थे। होता है ना कि पहले वित्त मंत्री बन जाए, पहले शिक्षा मंत्री बन जाए, फिर बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बन जाए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी मंत्री पद को ये धारण नहीं किए थे और सीधा क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। और ऐसे ऐसे सवाल ना आपको लूसेंट वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलता है। मिलता है क्या? अब प्रधानमंत्री चैप्टर लूसेंट वगैरह में उल्टा करके देखिए, सवाल देखने के लिए मिलेगा क्या? ये भी जो सवाल सीधा पूछा है कि कौन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए, ये भी सवाल हमको नहीं लगता कि देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमको जैसा लगता है, ऐसे लूसेंट को तो हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। प्रधानमंत्री का चार्ट दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ कि कौन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, कौन सीधा प्रधानमंत्री बने हैं, किसी पद पर मंत्री के पद पे नहीं रहे। ये लाइन है क्या? नहीं है। हाँ, लाइन क्या है बताते हैं, कैसे छांट सकते हैं? हाँ, हमको तनी छांट के दिखा दीजिएगा, क्योंकि टोटल प्रधानमंत्री ये है, टोटल जितना लिस्ट दिया हुआ सारे प्रधानमंत्री और सारे का कार्यकाल दिया हुआ है, सारे का कार्यकाल उसमें दिया हुआ, प्रधानमंत्री और कार्यकाल। आप ये जान जाइएगा कि ये प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उस लिस्ट से ये कैसे पता चलेगा कि ये मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए हैं? ये कैसे पता चलेगा कि ये सीधे प्रधानमंत्री बने हैं, किसी मंत्री के रूप में कार्य नहीं किए? उस लिस्ट से कैसे पता चलेगा बताइए। हाँ, ये दिया हुआ है कि सबसे अधिक लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू रहे, सबसे कम उम्र का कौन रहे, सबसे अधिक उम्र का कौन रहे, गैर कांग्रेसी कौन थे, ये सारी बातें दिया हुआ है। लेकिन सवाल की प्रकृति क्या है और ये कहाँ मिलेगा आपको जानते हैं? लक्ष्मीकांत में मिलेगा। चलिए, ये हम नहीं कर रहे। देखिए,
कम से कम अगर 70 सवाल पे अगर रिजल्ट होता है तो 50 से 55 सवाल आपको लूसेंट वगैरह जो भी क्राउन वगैरह है वो करवा देगा। जो रिजल्ट में लाने वाला 15 सवाल होता है ना, वही मिस हो जाता है। और इसी चीज को हम पकड़ नहीं पाते हैं और अपने जिद पर अड़े होते हैं कि नहीं इसी से हमको कर लेना है, समझ रहे। लेकिन अब वो जमाना गया कि ताजमहल बाबू कहाँ है, समझ रहे, वो गया। अब सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, रेयर केस में हो सकता है कि एक आध बार पूछ दे, वो अलग बातें हैं। लेकिन बाकी का सवाल अगर हार्ड हो तब एक का सवाल ऐसा, जैसे कि बीपीएससी वाला में पूछ दिया कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, तो सब ऑल बोलता अरे हल्के वाला पूछा रे, अरे वाह, समझ रहे। बाकी पॉलिटी का सवाल देखबे नहीं किया, एक क्यों देखा अरे बा बीपीएससी इतना हल्का पूछता है, तरी पूछ दिया कितने वर्ष लगता है, हमें तो रहते तो मत पूछो, एकरा तो देते हम नसातर में भेजे सवाल कर। अरे बकलोल, उसमें जितना सवाल था सब सवाल कर देखेगा, सब सवाल को देख करके उसके बाद लगाओ कि अकॉर्डिंग तुम पॉलिटी में कितना बना पाया है। एक सवाल की बात अलग होती है। चलिए, बीपी सिंह के त्यागपत्र देने के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए थे। मतलब क्योंकि ये प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर, ये सीधे प्रधानमंत्री बने थे, किसी मंत्री पद पर नहीं थे, ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। और बने कैसे, क्योंकि बीपी सिंह जो ही त्यागपत्र दिए, तो त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को ये शपथ पत्र लिए और 21 जून 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। इनका कार्यकाल इतना था, ठीक है साहब। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 1967 से लेकर के 68 तक तथा 1970 में रहे थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ऑप्शन में था, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए, कई बार सवाल पूछा जा सकता है। और इनका कार्यकाल क्या रहा मुख्यमंत्री के रूप में, तो 1967 से 68 तक और फिर 1970 में जाकर के, किसका, चौधरी चरण सिंह का। और ये कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए, पीवी नरसिम्हा राव 1971 से 73 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है साहब। इतना पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और भी जो ऑप्शन में था उनसे जुड़ा हुआ चीजें। एच.डी. देवगौड़ा 1994 से 96 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय विधानसभा के सदस्य थे। देखिए, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते समय वो विधानसभा का सदस्य थे। जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे आप लोकसभा का होइए या तो राज्यसभा का। ऐसे अमूमन होता है क्या कि जो बहुमत दल का लोकसभा में नेता होता है वही होता है प्रधानमंत्री, जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में वही बनता है प्रधानमंत्री। लेकिन कभी कभी ये होता है कि राज्यसभा से भी अगर हो तो उसको भी बना दिया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी वगैरह बनी थी, ठीक है साहब। तो ये एच.डी. देवगौड़ा जिस समय प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय विधानसभा के ये सदस्य थे। विधानसभा के सदस्य थे तो ये प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर इन्हें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीना के अंदर, चाहे तो ये राज्यसभा से बन जाए या लोकसभा से, 6 महीना के अंदर इनको बनना क्या है, अनिवार्य है। तभी आप ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे अगर किसी भी पद पर नहीं भी हैं, किसी सदन का सदस्य नहीं भी हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर उनको जो बहुमत वाली पार्टी है वो समर्थन कर रही है तो। लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। क्लियर हो रहा बात है। तो जिस समय एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने उस समय वो विधानसभा के क्या थे, सदस्य थे। क्लियर है साहब। चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, ये लाइन वहां लिखना था, चलिए कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर जो थे उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था, युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर समाजवादी विचारधारा के नेता थे। चंद्रशेखर किस विचारधारा से थे, समाजवादी विचारधारा से थे। चंद्रशेखर यंग इंडियन के संस्थापक थे, संस्थापक एवं संपादक थे। ये पत्रिका भी था और संस्था भी था, ठीक है, इसीलिए करके लिखे कि संस्थापक और संपादक दोनों थे। चंद्रशेखर थे यंग इंडियन के, ठीक है। जबकि यंग इंडिया पत्रिका कौन निकाले थे, यंग इंडिया कौन, यंग इंडिया पत्रिका जो निकाले थे
महात्मा गांधी। देखिए ये आदमी थे ओल्ड, देखने में कैसे लगते हैं, इनका पिक जितना भी है कैसा है, ओल्ड वाला है। इनका जो जितना भी पिक देखते हैं, कभी बहुत रेयर केस में मिलेगा इनका जवान वाला पिक, जिसमें में वकालत करते थे, नहीं तो मैक्सिमम पिक जो इनका मिलेगा ओल्ड वाला ही है। तो देखिए आदमी है ओल्ड और पत्रिका जो निकाले हैं यंग, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मिलेगा आपको न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक है। ये है एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट की पत्रिका है, एनी बेसेंट की ये पत्रिका है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अभी आप याद कर लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, लेकिन 6 महीना 7 महीना 8 महीना के बाद सवाल अचानक से आ जाए ना, तो कन्फ्यूजन मानवीय स्वभाव है, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ओल्ड व्यक्ति जो है यंग पत्रिका निकाले थे, ठीक है, इस तरह से लॉजिकली, तो फिर तो ऑटोमेटिक इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री नेहरू जी 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक रहे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए थे, क्योंकि बिल्कुल कम समय तक के लिए बने थे, और जिस समय ये बने थे उस समय सदन का सत्र नहीं चल रहा था, जिसके कारण ये प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। चलिए विश्वनाथ होता, विश्वास हो गया, विश्वनाथ प्रताप होता, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी सिंह। क्या बोलते हैं? बीपी सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए। एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री हुए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव चला, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया था? हटाया गया था। क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, देखिए जो भी जुड़ा हुआ था इसके ऑप्शन से, वो सारे चीजों को हम लोग थोड़ा सा प्रयास किए हैं डाल देने का। चलिए मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भी ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए कि जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कार्यकाल से पहले ही क्या कर दिए? त्याग पत्र दे दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, दिए तो वो उस कंडीशन में दिए जिस कंडीशन में उनकी बहुमत नहीं हो रही थी। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन की जो सरकार बनी थी उस समय वो बहुमत में थे, लेकिन जब उनकी जो सहयोगी पार्टी थी वो समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण वो आ गए थे अल्पमत में, जिसके कारण वो त्याग पत्र दिए। लेकिन इनके पास बहुमत रहते हुए क्या कर दिए थे? ये त्याग पत्र दे दिए थे। और ये पहले गैर कांग्रेसी थे, और ये जो किस पार्टी से संबंधित थे? जनता पार्टी से। मोरारजी देसाई थे जनता पार्टी से। गैर कांग्रेसी का मतलब समझ में आता है? कांग्रेस पार्टी से अलग, कांग्रेस पार्टी से अलग। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ उस समय से लेकर के 1977 तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन मोरारजी देसाई ये जो थे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो गैर कांग्रेसी हुए, मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग दूसरी पार्टी से हुए। और किस पार्टी से हुए? जनता पार्टी से हुए, जनता पार्टी से हुए, ठीक है साहब। और ये देश के सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री थे, सबसे ज्यादा उम्र वाले ये प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। और ये मोरारजी देसाई थे और ये जनता पार्टी से संबंधित थे। ये सबसे अधिक उम्र दराज प्रधानमंत्री थे, ठीक है साहब। कई बार सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। पीवी नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव, अभी हम बताए थे ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है, और कोई जो बहुमत लोकसभा में जो बहुमत दल वाली पार्टी है, अगर वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए वो नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी हो तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसकी अवधि अधिकतम कितना होगी? 6 माह तक, और 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्लियर है साहब? तो ये पीवी नरसिम्हा राव जिस समय प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चलिए सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए ये बने थे, और 1996 में ये बने थे। 1996 में ये मात्र 13 दिन के लिए बने थे। और क्योंकि ये कई पार्टियों के सहयोग से बनाई गई थी, इनको बीजेपी को बहुमत नहीं था, पूर्ण बहुमत अलग अलग पार्टियों के सहयोग से मिलकर के बनाई थी। और बाद में जाकर के रामविलास पासवान जैसे लोग क्या कर लिए? इनसे समर्थन वापस कर लिए, जिनके कारण इनकी सरकार गिर गई थी 13 दिन की।
चलिए, तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अपने एक कार्यकाल में, फिर बाद में जाकर के 5 वर्ष के लिए बने, लेकिन एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि के लिए जो बने वो बने अटल बिहारी वाजपेयी। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय किसके सदस्य थे? ये विधानसभा के सदस्य थे। यहां पर आप देखिए एक और बताए थे, कौन विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा। डबल बार प्रिंट हो गया क्या? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी थी। वह पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। चलिए साहब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका जुड़ा हुआ फैक्ट। देखिए मेरा प्रयास है कि सवाल जहां से पूछा है वो सारे इर्द गिर्द घूमने वाला सवाल को हम क्या कर ले? कलेक्ट कर ले। ठीक है ना साहब? चलिए, तभी तो हो पाएगा साहब। ये संभव है कि प्रीवियस ईयर करवा दें और सारे सवाल उसी से आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो सब प्रीवियस ईयर वाला रट ये नहीं लेता एक के बार, पी जाता, चबा जाता। कितना सवाल होगा प्रीवियस ईयर का? 10 साल का पूछेगा तो 1000 सवाल हुआ, सब पी जाता। तो ऐसा नहीं होगा ना, इसको इर्द गिर्द जो सवाल घूरेगा वो भी पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते थोड़ा सा साहब। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 24 जनवरी 1966 को बनी थी, और जिस समय ये बनी थी उस समय वो किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। और ये भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग समय में ये प्रधानमंत्री बनी। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री बना लगातार 10 साल तक बन गया, उसके बाद नहीं बन पाया, लेकिन ये अलग अलग टर्म में बनी है। एक बार बनी, फिर कुछ दिन के लिए नहीं बनी, फिर बाद में जाकर के बनती हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म में। चलिए, 3 प्रधानमंत्री नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई। मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये 3 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, तीनों की जो मृत्यु हो गई वो पद पर रहते हुए हो गई थी। कई बार सवाल इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, क्या बोले? कहाँ है? मिस्टेक है। देखिए अब आपको तो पहले बोल दिए हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं उनको तो पहले पता है, बीपीएससी वाले में तो देखबे किए हैं। यहाँ से शाम में जाते हैं, आपको आपका बैच बताए थे 15 से स्टार्ट होगा, बताए थे दरोगा वाला बैच है, लेकिन बढ़ा दिए थे टाइमिंग। क्यों? इसलिए टाइमिंग बढ़ा दिए थे कि कम से कम 15-20 सेट हम टाइप करके रख लेंगे, तब 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो लैपटॉप हो गया था मेरा गड़बड़ आज से 4 दिन पहले, और उसको दिए थे ठीक करने के लिए। तो उसको बोले क्या कि जो इसको मतलब फॉर्मेट वगैरह तो नहीं मारने वाला ना, फॉर्मेट क्यों मारने की जरूरत है, कुछ नहीं होगा सर, एकदम कुछ नहीं, इसको 10 मिनट में ठीक कर देंगे। हम बोले ठीक है, ठीक करके रखिएगा, आते हैं शाम में ले लेंगे। शाम में गए तो बोला सर फॉर्मेट मारना पड़ा। जितना उसमें 17 गो टाइप के थे, 17 सेट, 17 सेट को फॉर्मेट मार दिया, सारा सेट मार दिया। अगर वो पहले बोलता कि सर फॉर्मेट नहीं मारा था तो हम कॉपी फॉर्मेट मारेंगे तो कॉपी कर लेते। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जितना चीज़ है सबका, आपका एक एक फोटो तक इसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मार दिया आप फॉर्मेट। बोला कि सर नहीं हो रहा था इसीलिए मार दिया। बोल कर मारना चाहिए था। बोले आज लास्ट डे है तो ठीक करवाने में, ट्रैफिक स्काई टेक नहीं है, स्काई टेक वाला, वही मार दिया फॉर्मेट। अब क्या हो रहा है समस्या कि यहाँ से शाम में जाते हैं 6-7 बजे, पहले कॉपी पर लिखते हैं, कॉपी पर कंटेंट तैयार करना, उसके बाद फिर जा कर के टाइप करना, समझ रहे? तो रात में टाइप करना 12-1 बजे तक, तो जानबे करते हैं नींद आएगा तो जन्म के जगह मृत्यु, मृत्यु के जगह जन्म हो जाता है। तो इस सबको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है कि नहीं? चलिए, क्या हुआ? चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गई थी, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हो गया था। ताशकंद जो उस समय हिस्सा था वो किसका हिस्सा था? सोवियत रूस का हिस्सा था। ताशकंद उस समय सोवियत रूस का हिस्सा था, लेकिन 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तब उसे एक अलग देश निकला जिसका क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी अब हो गई कहाँ? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तो मध्य एशिया का 5 देश है जहां की राजधानी पूछा जाता है साहब, एकदम हल्का से पूछ दिया जाता है। 5 देश की राजधानी पूछा जाता है। तो एगो बताए थे, कौन सा अभी बताए ना? ताशकंद। किसका बताए है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछेगा कि कहाँ है। चलिए, तो उज्बेकिस्तान एक का क्या बताए? अच्छा ताशकंद। उसके बाद
उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। देखिए ये सब पूछा क्योंकि सेम नाम है ना, 5 देश का नाम ना एकदम बिल्कुल बारीकी से लगेगा की है, लिखा है तो लगेगा अंतर, ऐसे एक दे देगा तो लगेगा कि पता नहीं कौन सा होगा। किर्गिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, और कौन सा होगा? हाँ, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान। 5 को पूर्ण गया क्या? ये 5 देश जो है ना, इसका पूछा जाता है राजधानी, कई बार पूछा गया, दरोगा भी पूछा, बीपीएससी भी पूछा है। तो देखिए उज्बेकिस्तान का क्या याद रखेंगे? ताशकंद। बाकी करंट अफेयर में तो पढ़ाते रहते हैं हम लोग। किर्गिस्तान, बिश्केक, बिश्केक, और तजाकिस्तान दुशाबे, क्या हो जाए? दुशाबे। और तुर्कमेनिस्तान का अश्वागत, और अश्वागत, और इसका अस्ताना हो गया। पहले नूर सुल्तान था, अब क्या हो गया? अस्ताना। देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा, कभी कभी क्या होगा, किर्गिस्तान का मार दीजिएगा आप तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान का मार दीजिएगा तजाकिस्तान में, ऐसा में ये कंफ्यूजन होगा। लगता है कि नहीं कंफ्यूजन वाला है, होगा ना? तो इसको याद रखिएगा लॉजिक से। जैसे यहाँ पर है उज्बे, उज्बे का मतलब देखिए सेंस आ रहा है ना, उजला। उज्बे मतलब क्या? उजला शब्द आ रहा है ना, तो उज्बे। ताश कैसा होता है? ताश का नॉर्मली कलर कैसा होता है? उजला होता है ना। तो याद रखिए उज्बे यानी उजला क्या होता है? ताश। ठीक है। इसमें देखिए किरगिर, देखिए इसमें गिर आ रहा है शब्द, गिर आ रहा है ना। और जब कोई बच्चा अगर गिर जाए तो 20 को दे देंगे केक। अगर कोई बच्चा गिर गया, रो रहा है, तो उसको दे दीजिए 20 को केक खाने वाला, तो क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा कि नहीं? तो याद रखिएगा किरगिर, गिर शब्द आया, क्या कर देंगे उसको? 20 केक दे देंगे, चुप हो जाएगा। चलिए तजाकिस्तान, तजा लगा हुआ है ना। और जब कोई आपके घर पे कुटुंब आवे या कोई मान लीजिए कि अतिथि आवे और उसको ताजा खाना अगर नहीं दीजिएगा, बासी दे दीजिएगा, तो दूस देगा कि नहीं दूसेगा? बताइए, दूसेगा ना। तो क्या याद रखे? ताजा, ताजा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? दूस देगा, यानी दुसाबे। क्या हो जाएगा? दुसाबे। तुर्कमेनिस्तान, आपको पता है ना कि तुर्क जो लोग आया था, तुर्क मुसलमान, वो आक्रमणकारी जो आया था, किससे आया था? घोड़ा से आता था। किससे आता था? तो तुर्क वाला किससे आया था? असू से आया था। किससे आया था? असू से आया था। और एक बच गया आपका कजाकिस्तान, इसका याद रख लेना है अस्ताना। लॉजिक लगेगा कि अभी थोड़ा हार्ड है, लेकिन 1-2 बार देखिएगा तो हल्का लगेगा, फिर कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। नहीं तो तजाकिस्तान वाला मारिएगा आप कजाकिस्तान में, और किर्गिस्तान वाला मारिएगा तुर्कमेनिस्तान में। चलिए साहब, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने। कौन बने? राजीव गांधी बने। चलिए साहब, ये तो इतना हो गया। बाकी प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ नेक्स्ट सेट में सवाल आएगा तो बता देंगे कि प्रधानमंत्री बनने का क्या क्राइटेरिया है, उसका अनुच्छेद क्या क्या होता है, वो नेक्स्ट सवाल में। ठीक है साहब, हर चीज के लिए बचा के रखे हुए ना। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर हो जाएगा इसका चौथी अनुसूची। इसका मतलब तो अनुसूची पूछा है, तो हो सकता है कि अभी चौथी पूछा है तो बाद में जाकर के कुछ दूसरा पूछ दे। तो अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितना है? कितना है? अब मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 8। ठीक है, तो 4 को बढ़ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि अनुसूची पूछा है तो मेरा प्रयास है कि अनुसूची को, हाँ, अनुसूची को पूरा लपेट ही ले। चलिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां, क्योंकि अनुसूची देखिए इसीलिए करके बोले थे ना कि सवाल की गिनती यहीं से होगी, क्योंकि जो टॉपिक पूछेगा उस टॉपिक को जितना हम लोग सिलेबस में करते हैं उतना लगभग हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बोलिएगा कि साहब इतना डाल दिए तो इवन करेगा। अरे डालेंगे नहीं तो कैसे आएगा बताइए? खाली सवाल डाल देंगे, सवाल डालने से होगा? नहीं होगा ना। केवल सवाल अगर होगा तो 1000 सवाल आप रट लीजिएगा। कौन बच्चा 1000 सवाल नहीं रट सकता है? सारे बच्चा रट सकता है। अगर 1000 सवाल रट के ही दरोगा बन जाता लोग तो आज धरती पर सब दरोगे होता कि नहीं होता? तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा साहब। लेकिन सवाल की गिनती तो यहीं से होगी। चलिए क्या हुआ? ये बात ये ऐसा नहीं है।
हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। सवाल की गिनती दूसरे जगह से भी हो सकती है, लेकिन दूसरे जगह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर ये अनुसूची हम पढ़ा रहे तो अनुसूची दूसरा व्यक्ति भी पढ़ाता होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा बात पढ़ाता होगा। हम बोलते हैं वर्तमान में 12 अनुसूची, तो उन्हें बोलता होगा कि 7 अनुसूची है, वो भी यही बात बोलता होगा, ठीक है। लेकिन टीचर खुद कितना मेहनत कर रहा है डिपेंड उस पर करता है। और खास करके जीके जीएस वाला टीचर, उसका क्या रूटीन होता है जानते हैं? जिस समय आता है ना, आने से पहले 3-4 साल पहले, वो 2 साल पहले अपना नोट्स तैयार कर लेता है। रियलिटी बता रहे हैं। अगर आपको लगता होगा कि सर अपनी ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप इस बात से कहीं ना कहीं सहमत जरूर होइएगा कि वो 4 साल 3 साल पहले जो पढ़ा लिखा वो नोट्स तैयार करके रखता है, और पूरे ताउम्र तक जीके जीएस का मास्टर उसी नोट्स को उल्टा करके एकदम छापते जाता है। 20-20 साल तक पढ़ाते रहता, 15-15 साल तक, और उसी नोट से पढ़ाते रहता। पेज जो होता है ना, पलटते पलटते हाथ के मैल से काला हो जाता है। सही बात बता रहे हैं आपको। और कभी भी वो अपने नोट्स को रिन्यूअल नहीं करता है। ये गलत बोल रहे हैं क्या? पेज फट जाता है, रद्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं मेहनत करता कि कम से कम उसी नोट्स को फिर से हम लिख ले, नहीं करता है। ये आपको पता होगा। समय लगेगा, जितना देर में वो लिखेगा उतना देर में 2 बैच निकल जाएगा साहब, आपको पता नहीं है तो। और वो नोट्स कैसा बना हुआ है? आज से 15 साल पहले का, 10 साल पहले का। 10 साल की पहले की सवाल देखिए, पूछता है ताजमहल कहाँ है, मुगल वंश का स्थापना कौन किया, और भी जा करके देखिए दोनों की सवाल की प्रकृति को अब देख लीजिए कि नहीं है। तो 2001 का सवाल देखिए और 2022 का सवाल देखिए, आपको बुझा जाएगा अंतर क्या है। दूसरी बात है, करंट अफेयर पर कोई भी क्लास जल्दी फोकस नहीं करता, हमें जहां तक जानकारी है। बहुत करता है कि इडुटेरिया खरीद लो बाबू, 2 पेज याद करने के लिए बड़ा मस्त रहेगा, तुम भी हम भी रहेंगे मस्त, सीधी बात है। या फिर एसपीडी खरीद लो, 2 पेज याद करके लाना, सुन लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, विध पुरा देंगे, कहानी खत्म है। आए समझ बात है। लेकिन जितना अगर हिस्ट्री 19 सवाल पूछ रहा है, तो क्या दरोगा में पीटी में 20 सवाल नहीं पूछ रहा है क्या? करंट अफेयर का पूछ रहा है ना। तो हिस्ट्री आप पढ़ाते हैं 20 सवाल के लिए, आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन में भी मेडिएवल, एंशिएंट, मॉडर्न सब पढ़ाते हैं 20 सवाल के लिए, और 20 सवाल के लिए आप करंट अफेयर क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सीधी बात है, 20 सवाल तो वहां से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि करंट अफेयर एक एडिशनल सवाल हो जाएगा, और करंट अफेयर पढ़ा देंगे तो मेरा जो क्लास चलेगा ना, एक क्लास करंट अफेयर का, उतना लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि हमको जल्दी से सिलेबस खत्म करना है। बच्चा का रिजल्ट हो नहीं हो, हमको क्या बस है? सीधी बात है कि नहीं है? रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन लोगों को लगेगा कि सर अपना ये कर रहे, अपना नहीं कर रहे साहब। हम इसलिए उस फीलिंग को समझते हैं क्योंकि हम भी एग्जाम में बैठते हैं, हमें भी पता होता है कि कौन सा सवाल बच्चा को रिजल्ट करवा सकता है। हिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट है तो उतना करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी जितना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से 6 सवाल पूछता है, 10 सवाल पूछता है, तो वहां से 20 सवाल पूछता है। जरूरी कौन है बताइए आप? करंट अफेयर है कि पॉलिटी अधिक है? लेकिन पॉलिटी पढ़ा देता है क्योंकि सिलेबस में है, और उसको पढ़ाना है क्योंकि नोट्स बना हुआ है। और करंट अफेयर पढ़ाएगा साहब तो उसको 5 मैगजीन से पढ़ना पड़ेगा, पहले कुछ यूट्यूब से देखना पड़ेगा, तब उसको छांट के लिखना पड़ेगा, तब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इतना कौन मेहनत करता है साहब? 4 बैच निकल जाएगा उतना टाइम में तो। और हम तो करंट अफेयर की भी गिनती किसी नोट से नहीं करते, अपने नोट से करते। ये नहीं बोलते देखो एडुटेरिया वाला याद करने दिए थे उसे, कभी दिया एडुटेरिया वाला याद करने के लिए, कभी दिया एसपीडी याद करने के लिए। करंट अफेयर भी मिलाते हैं अपने नोट्स से, सीधी बात है। और उसके लिए मेहनत करते हैं, 4-5 मैगजीन लेते हैं, यूट्यूब का चैनल देखते हैं, और तब बच्चा आकर के बोलता है सर फलना वाला चैनल से आपका मिला था, सर फलना में भी चीज लिखा था। अरे बाबू उसके लिए 5 मैगजीन पढ़े भैया। चलिए साहब, देखिए इतना बात बोले, क्यों बोले पता है आपको? नहीं पता चला ना? ये नहीं पता, नहीं कहां जाना चाहिए ये नहीं, ये हम बताना चाह रहे थे कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में? सिलेबस में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट पीटी के लिए करंट अफेयर है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये हम कहना चाह रहे थे। और याद रखिए, एसपीडी और इडुटेरिया को रट करके कभी आपका करंट अफेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना उसमें डाल दिया जाता है ना, क्योंकि हर मैगजीन वाले ने अपना पल्ला छोड़ाना चाहता है, क्योंकि बाद में गिनती कर सके कि देखो हमारे नोट से आए। क्यों? अगर एक युद्धाभ्यास हुआ ना, अगर 2022 में एक सूर्य किरण हुआ ना, तो वो डाल देगा 60 गो युद्धाभ्यास। सही बात है कि नहीं है?
है कि नहीं? आप 60 रटते रहिए। एक एक अगर हो गया क्या कहते हैं सम्मेलन, कोई बैठक कोई डाल देगा 60 को बैठक, आप रटते रहिए पूरे को। फिर क्या क्या संभव है कितना याद करना? है ही नहीं। तो आप स्पेसिफिक डालिए जहां से पूछा जा सकता है। क्या गलत बोले क्या? इसीलिए अभी तक कैसे नहीं हुआ? आप तो ग्रुप डी में चलिए गया, अब क्या है बताइए। इसका क्या करने का उद्देश्य था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, कुछ लोगों का मकसद कुछ और होता है, और वहां पर जब नहीं पहुंचता है ना, तो उसको ये लगता है कि ये जो अब कुछ फायदा नहीं है। रियलिटी है, आप दरोगा की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, और कल आपको हो जाए ग्रुप डी या कोई भी, ऐसे नौकरी कोई बड़ा छोटा नहीं है। आपका जो शौक है ना, वही सबसे बड़ा है, सीधी बात है। लेकिन नहीं पहुंचे तो उसको लगता है कि बहुत अभी तुच्छ है। चलिए चलाते हैं इस पर। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां थी, पहले 8 थी, और अब वर्तमान में कितना हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अब देखिए इस अनुसूचियों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन है। और इसमें कहा गया कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए साहब, अगर आपको कभी कभी लगता नहीं है कि ये सब क्यों डाला गया है संविधान में? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब क्यों डाला गया है? एक बात बताइए, अगर ये शब्द प्रथम अनुसूची में नहीं लिखा होता कि हमारे जो भारत बना हुआ, क्योंकि पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब भारत जो बना है किससे बना है? राज्य से बना है। तो भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कल आपका जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान ले ले, आपको पूछेगा कि कौन कौन सबूत है तेरा पास कि जम्मू कश्मीर तुम्हारा है, बताओ। तो आप क्या करिएगा? कैसे बताइएगा? क्या बताइएगा? तब प्रथम अनुसूची में अगर ये नहीं लिखा होता कि भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और कौन कौन राज्य है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये सारे लिखा हुआ है इसमें, समझ रहे, सबका नाम। तो कल के डेट में अगर जम्मू कश्मीर ले लेता और ये शब्द नहीं लिखा होता, तो आपको पूरी दुनिया पूछता ना कि आपके किस संविधान में, किस डाटा में कहां लिखल है। और जब ये लिख ले नहीं तो हर कहना हुआ आया, समझ बात है। अनुच्छेद में भी दिखाएंगे, लेकिन यहां रहेगा तब ना, चाहे अनुच्छेद में हो या अनुसूची में हो, कहीं वर्णित होगा तब न दिखाएंगे। आपका सीधा समझिए, आपके घर, आप जहां घर बनाए हुए हैं, ठीक है, और पूछेगा कि कैसे तुम्हारा जमीन है, जमीन हमारे है, तो आप क्या करिएगा? कागज दिखाइएगा। आ रहा समझ बात है, सीधी बात यह है, इसीलिए करके प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया इस शब्द को। आ रहा समझ बात है। दूसरी बात देखिए, द्वितीय अनुसूची में, इस अनुसूची में निम्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। निम्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। देखिए, जब आप लोग घर बनाते होंगे, जब आप लोग घर बनाते होंगे तो पहले क्या करते हैं? घर का जितना सामग्री है वो क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो हम लोग उसी तरह से पहले घर का सामग्री जमा करते हैं, फिर जाते हैं किसके पास? मिस्त्री के पास, लेबर मिस्त्री के पास। उसको पूछते हैं कि कितना लीजिएगा रोज के हिसाब से। वेतन की बात होती है। किसकी बात होती है? वेतन की बात की होती है। उसको कहिएगा काम करिएगा तो क्या रुपया दीजिएगा? तो लेंगे 700 रुपया रोज, नहीं 600 नहीं लेना ना, 600 नहीं, पहले पैसा फिक्स कर लो तब जाएंगे काम करने के लिए। आ रहा समझ बात है कि नहीं आ रहा है? और जब पैसा फिक्स हो जाता, चलो 700 लेगा, काम तनी बढ़िया से कर देना, तब कहता ठीक है कल से करनी बस वसूली लेकर तोरा द्वार पे पहुंच जाएंगे। ऐसा बात है। उसी तरह से प्रथम अनुसूची में क्या किया? बिल्कुल उसी तरह का बात है। प्रथम अनुसूची में जिस तरह से वहां पर ईटा बालू सीमेंट जमा करके सामग्री जमा किए घर बनाने के लिए, उसी तरह से सारे राज्य और सारे केंद्र शासित को जमा करके हम लोग क्या बनाए? देश बनाए। देश बनाए तो वहां पर देखिए घर बनाने के लिए कौन चाहिए? मिस्त्री चाहिए। और यहाँ अब जो देश बना है इसको चलाने के लिए कौन चाहिए? प्रधानमंत्री चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो उसके पास गए ना कि प्रधानमंत्री बनेगा तुम, राष्ट्रपति बनेगा तुम, बोले पैसा कितना चाहिए? फ्रीडम करवाएगा कि पैसे वो देगा? समझ रहे? तो बोला क्या? वेतन की बात। दूसरा में किसकी बात आ रहा समझ? मिस्त्री के पास गए तो क्या बोला था? वेतन क्या दीजिएगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब बनाने की बात हुई, बोला वेतन दीजिएगा। समझ रहे? तो वेतन की बात। द्वितीय में किसकी बात? वेतन की बात। और किसके किसके वेतन की बात? जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया,
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन, और इसके अलावा अन्य जो अधिकारी है, अन्य अधिकारी है, उन सारे का वेतन और भत्ता का वर्णन किया गया है कि किनको कितना वेतन मिलेगा। और जब वेतन मिल गया मिस्त्री को तो क्या कर गया था, वो काम करना शुरू कर दिया। और सीधी बात है, जब एक वेतन क्लियर हो गया कितना मिलेगा, तो तीसरी अनुसूची में देखिए कि इस अनुसूची में निम्न के शपथ ग्रहण का वर्णन है। मतलब सब लोग क्या कर लिया, वेतन क्लियर हुआ, शपथ ले लिया। आए समझ में? जिस तरह से मिस्त्री के यहाँ वेतन क्लियर हुआ, करनी वसूली लेकर के पहुंच गया, उसी तरह से यहाँ पर इसका वेतन क्लियर हुआ तो ये भी शपथ लेना शुरू कर दिया। जैसे शपथ कौन लिया, संघ के जितने भी मंत्री हैं उसका शपथ ग्रहण, संसद के सदस्य, इसके अलावा देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारी, जितनी की बात बताए थे सब देखिए क्या कर लिया, शपथ। तो पहला अनुसूची में क्या बोलेंगे हम लोग, पहला में क्या है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरा में क्या है, वेतन, तीसरा में क्या है, शपथ, क्या है, शपथ। चलिए अब जब शपथ ले लिया तो चौथा में देखिए, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन, और सवाल यही से आया था ना। तो अब अलग अलग राज्य बन गया, तो अलग अलग राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया कि किस राज्य में से कितना प्रतिनिधि होगा, समझ रहे। इसका वर्णन किसमें किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। फिर चला यह पांचवी, इसमें विभिन्न अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। देखिए पांचवी में इसलिए किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था ना, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति जो था ना, वो भारत के मुख्य धारा से थोड़ा अलग था। जैसे आदिवासी लोग, वो मुख्य धारा से अलग था, उसका रहन सहन अलग था। और जब उस पर हम लोग भारतीय कानून थोप रहे थे ना, तो उसको लग रहा था कि हमारे जंगल पे हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा जो पारंपरिक तरीका है, इन सारों पर यह हस्तक्षेप कर रहा है। हम लोगों को वो दुश्मन समझ रहा था, समझ रहे हैं। जो भारतीय जो प्रशासक था इसको दुश्मन समझ रहा था, दिक्कू समझ रहा था, बाहरी लोग समझ रहा था, जिसके कारण हम लोग चाहे कि इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। तो उसको हम वही कानून लगाए, वही नियम कानून लगाए जो इस नियम कानून से वो क्या रहे, खुश रहे, ताकि उसको ये आभास हो कि अपनापन वाला आभास हो। कैसा आभास हो, अपनापन आभास हो। जैसे कि आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जब एडमिशन करवा लेते हैं ना, हमको अपनापन वाला आभास आता है, समझ रहे आभास। और जैसे एडमिशन नहीं करवाते हमको लगता है कि सब दीकू आ गया है, समझ रहे हैं। कौन आ गया है, दीकू आ गया, बाहरी लोग आ गया है कि नहीं, हाँ बाहरी लोग आ गया है। और जब एडमिशन करवा लेते तब आभास होने लगता है अपनापन वाला। तो इसीलिए करके आदिवासी जो हुआ करते थे, इनका नियम कानून रहने का तौर तरीका अलग था, और सीधे हम भारतीय मुख्य धारा में इसको लागते कि जंगल से निकल करके रहो, घर बना करके रहो, या पेड़ों को मर्द काटो, तो उसको लगता कि हमारे पारंपरिक जो ढांचा है, जो तरीका है, इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, इस पर रोक लगा रहा है, तो हमसे भी लड़ना शुरू कर देता, हथियार उठा लेता। जिस तरह से देखिए कि अंग्रेजों के साथ कितना आदिवासी जो है सो आंदोलन किया ना, तो हो सकता था कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो, तो उसको हम वही सुविधा दिए जो वो चाह रहा था, ताकि उसको ये लगे कि ये दुश्मन नहीं है, अपना है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है। पहले हम उसकी भावनाओं में घुसे, और फिर धीरे धीरे चेंज करते तब उसको भारत के मुख्य धारा में लाए। और अभी आप आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जाइए, लगेगा कि नहीं कि जो अनुसूचित जनजाति है, समझ रहे हैं, इस तरह की बात है। इसीलिए करके आप देखिए कि उसका जो कानून होता है ना आदिवासी क्षेत्रों का, वो अलग होता है, संथाल अधिनियम अलग होता है, मुंडा अधिनियम अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। देखिएगा कि वहां से सवाल भी, जब आप जाइएगा जेपीएससी में, तो वहां से आपको सवाल भी पूछा जाएगा उस ढंग का, और उसी के संविधान से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल आता है साहब। उसका संविधान ही अलग होता है, उसका कानून ही अलग होता है। ये देखिए जेपीएससी का पेपर है, इसमें बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो आपको एकदम उसके धारा से पूछा जाता है, जो उसका धारा है ना वहां से पूछा जाता है। देखिए है ना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है ना, देख रहे हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम क्या है। और इसी तरह से संथाल का अलग होता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, देख रहे हैं, इसकी धारा देखिए अलग अलग, संथाल परगना का धारा देख लीजिए, जिस तरह से हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो इसके लिए अलग व्यवस्था किया गया, क्यों,
क्यों किया गया था? ताकि वो भारत के मुख्य धारा में आ पाए। इसीलिए करके हम लोग 5वीं अनुसूची में उसके लिए प्रशासन करने का तरीका जो भारत के साथ था वो अलग, और इसके लिए 5वीं अनुसूची में अलग डाल दिए ताकि नॉर्मली भावना से, समझ रहे हैं? इसी वजह से तो याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति और वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन के लिए, यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई, और इसका वर्णन किसमें है? 5वीं में है। चलिए 6ठी अनुसूची में, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। देखिए ये 4 राज्य, ये सारे भारत के जितने भी राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति था उसके लिए 5वीं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को याद रखिएगा क्योंकि यहां से दरोगा सवाल पूछा है। नेक्स्ट सेट में दिखाएंगे हम लोग, यहां से सवाल पूछा है कि 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समुदाय के जनजाति लोग रहते थे और ये सारे खूंखार हुआ करते थे, जैसे बोडो वगैरह हो गए ना, खूंखार। इसके लिए और भी नॉर्मली भावना से पेश आया और यहाँ के कानून अलग बनाया गया, समझ रहे? तो याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शॉर्ट में अगर याद रखिएगा तो क्या याद रखिएगा? ATM स्क्वायर या आ मेघा मित्र, आ मेघा मित्र, ठीक है? तो कुछ भी याद रखिए, याद करने से मतलब है, बहुत सारा बात हो सकता है, बस लॉजिकली इन 4 राज्यों को याद रखिएगा, बस बात खत्म है। ऐसा नहीं हो कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के बदला दूसरा सिक्किम घुसा दीजिएगा या फिर नागालैंड घुसा दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है साहब? यहां से सवाल पूछा जाता है। तो पहला में क्या था? पहला में क्या था बताइए? अच्छा, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, 5वां में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन, और 6ठा में कौन कौन राज्य? पहला राज्य बोलिए असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन का वर्णन किसमें? 6ठा में। अब चलाइए 7वां में, किसमें? 7वां में। चलिए साहब, क्या हुआ? चलिए 7वां में, क्योंकि यहां से अनुसूची से पूछा है और कई बार सवाल पूछा गया है, इसीलिए करके मेरा प्रयास है कि सारे अनुसूची को क्या कर ले, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। चलिए 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्य के शक्ति के बंटवारे का वर्णन किया गया कि केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी, इसके बंटवारे किया गया, ठीक है साहब? शक्ति के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। देखिए शक्तियों के बंटवारे के लिए किन राज्यों के पास क्या शक्तियां होगी और केंद्रों के पास क्या शक्तियां होगी, इसके बंटवारे के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है 7वीं अनुसूची में। सीधी बात है। अच्छा, कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जो संविधान का अनुसूची क्या है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या होता है। कई बार लोग सोचता है कि अनुच्छेद रट लेता है कि अनुच्छेद इतना, अनुच्छेद इतना, भाग इतना, अनुसूची इतना, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर हम ये रट क्यों रहे हैं और ये है क्या अनुसूची। कभी इस बात पर गौर किए हैं क्या? कभी ये सोचे हैं कि भाग क्या है, अनुसूची क्या है और अनुच्छेद क्या है? ये कभी सोचे हैं क्या? अच्छा, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? पहले इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जब भी होगा तो स्वाभाविक बात है कि शक्तियों का अगर बंटवारा नहीं हो तो स्वाभाविक बात है कि राज्य और केंद्र के बीच हमेशा क्या रहेगा? टकराव की स्थिति रहेगा, हमेशा टकराव की स्थिति रहेगा। कारण यह है कि राज्य सरकार चाहेगा कुछ करना और केंद्र सरकार चाहेगा कुछ करना, स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए करके उसमें टकराव की स्थिति रहती है। तो इसीलिए करके हम लोग इसको भारतीय संविधान में 3 सूचियां बना दी गई है। तो पहली सूची है संघ सूची। कौन सा सूची है? संघ सूची। इसमें पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। अब इसमें 100 विषय हो गए हैं। देखिए, विषय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विषय का मतलब विभाग होता है। विषय का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं समझना है। विषय का मतलब क्या होता है? विभाग होता है। इसमें पहले 97 विभाग था, यानी 97 विषय था, 97 सब्जेक्ट्स था। अब जो हो गया है 100 विषय हो गया है। देखिए, संघ सूची में जितना भी विषय आएगा, जितना भी विभाग आएगा,
उस सारे पर कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे, अब इसमें हो गए 100 विषय। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाया गया या घटाया गया? बढ़ाया गया। जिसके पास जितना विभाग रहेगा, इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां क्या हुई है? उतनी अधिक हुई है, उतनी बढ़ी है। यही है ना? चलिए साहब, अब कुछ एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है कि ये किसका विषय है। तो देखिए, रेल किसका विषय है? संघ सूची का। देखिए एक बात याद रखिएगा, संघ सूची का मतलब समझना है भारत सरकार। क्या समझना है? भारत सरकार। संघ का मतलब समझना है। अब देखिए, जहां पर भी भारत शब्द लिखा हो ना किसी भी सरकारी संपत्ति में, तो समझ जाइए कि उस क्षेत्र का जो विभाग होगा किसके अंतर्गत होगा? संघ सूची के अंतर्गत होगा। जैसे कि भारतीय रेल, क्या लिखल रहता है? भारतीय रेल। तो इसका मतलब भारतीय लगा हुआ है तो क्या बोले कि भारत लगा हो, तो क्या समझना है? संघ सूची। कभी देखें कि बिहार रेल आपकी सेवा में? देखे हैं क्या? नहीं देखे है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय रेल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। कभी देखे हैं कि नीतीश कुमार को बोलते हुए कि हम ट्रेन बेगूसराय से लेकर के मंझौल तक चला देंगे? ऐसा बोलते हुए सुने हैं? नहीं सुने हैं। जब भी बोलता है तो कौन बोलता है? रेल मंत्री बोलता है या प्रधानमंत्री बोलता है। इसका मतलब केंद्र का वो मंत्री हुआ। तो इसका मतलब ये विषय किसका है? देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। एक जो एग्जाम्पल है, ये अगर रटिएगा आज तो कल भूल जाइएगा, परसों भूल जाइएगा। आप समझ के लॉजिकली याद रखिए, और लॉजिकली चीज आपके दिमाग में अधिक देर तक रहेगा। चलिए, उसके बाद डाक, तार, बैंक। डाक भारतीय डाक लिखा हुआ रहता है कि बिहार डाक लिखल रहता है? जब जाते होंगे डाकघर तो क्या लिखल रहता है? भारतीय डाकघर, या लिखल रहता है बिहार डाकघर? रहता है ना भारतीय। इसका मतलब क्या हुआ? डाक जो हो गया ये संघ सूची का विषय हो गया। उसी तरह से तार, बैंक में भी देखिए कि वो क्या रहता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे? उसके अब देखिएगा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण में, बोले सर उसमें बिहार लगल है। बिहार तो लगल है, लेकिन उसका मर्ज किस में है सो देखिए जाकर के। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ, लेकिन वो मर्जेशन किस में किया गया वो जाकर के देखिए। समझ? ये शाखाएं हो गई, ये ब्रांचेज हो गया उसका। ऐसा बात है। चलिए, इस तरह से बैंक हो गया। उसके बाद देश की रक्षा, युद्ध, ये सारे जो विषय होगा किसका होगा? संघ सूची का। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम्पल से साहब, इस बात को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल से सवाल 100 विषय को याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि रक्षा, देश रक्षा। अब युद्ध, अब मान लीजिए कभी पाकिस्तानी आतंकवादी आ जाता है, हमला कर देता है सेना पर, तो कभी देखे बिहार सरकार को या दिल्ली सरकार को बोलते हुए कि चलो पाकिस्तान में बम फोड़ देते हैं, या पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे? कौन बोलता है? भारत सरकार बोलता है। अपना प्रधानमंत्री बोलता है। हाँ, अपना प्रधानमंत्री बोलते हैं साहब, बोलते हैं ना, तो कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बोलता है, केंद्र के मंत्री बोलता है। तो इसका मतलब युद्ध से संबंधित जो भी बात होगा किसका विषय है? संघ का विषय। कभी देखते हैं कि नीतीश कुमार को बोलते हुए कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी? ऐसा नहीं बोलते हो। किसी राज्य सरकार को नहीं बोलते हो, केंद्र सरकार बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये केंद्र का विषय हुआ, संघ का विषय हुआ। चलिए, हवाई मार्ग होता है। हवाई मार्ग मतलब हवाई अड्डा हो या फिर हवाई मार्ग हो, एयरपोर्ट हो, ये सारे किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के। उसके बाद मुद्रा निर्माण, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची का। विदेशी मामला, ये भी किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत। इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नागरिकता भी, ये भी आई है साहब। नागरिकता भी किसका विषय है? ये भी संघ सूची का विषय है। कभी भी आप देखते हैं कि नागरिकता देने या लेने की बात होती है तो कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। चलिए, उसके बाद चला ये की हो गया हो, मैं तो घूम गया करके लगता है। हाँ, चलिए, अब देखिए, 3 सूची में एक तो हो गया आपका संघ सूची।
और एक हो गया राज्य सूची। देखिए सबका विषय बटल होता है, नहीं तो बिल्कुल होगा कि सबका झगड़ा होगा। आप एक घर होता है ना, बिल्कुल एक सिंपल समझिए, घर होता है तो घर में भी सब व्यक्ति का न कार्य बटल होता है, सब व्यक्ति का। जैसे कि लड़की लोग रहेगी, बहन लोग रहेगी ना घर में, तो उसका काम में होता है कौन चीज, लड़ना होता है, खाना बनाना। क्या होता है, खाना बनाना। और छोटकी बहन होगी सबसे छोटकी, वो खाना अगर नहीं बना पाएगी तो कम से कम झाड़ू बर्तन लगाओ, झाड़ू लगा और कौन सी करो, बर्तन धो, उसका काम बटल होता है। उसके बाद घर का जो भाई छोटा होगा उसका काम होता है पानी या गैस सिलेंडर उब कर लाएगा, क्योंकि आप तो जवान है, तनी लाज नहीं लगेगा लाने में, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर छोटका भाई को बांट देते हैं क्या, हाँ सिलेंडर लाओ पानी लाओ। और अपने कौन चीज करेगा जानते हैं, बाजार वाला काम करेगा, सब्जी लाना, चूल में तेल दे देगा और तब जाएगा सब्जी लाने के लिए, ताकि कुछ बचत भी हो जाएगा, बाहर तनी हबो लगा लेगा। आए समझ बात है। तो ये काम होता है, सबका काम क्या होता है, बटा हुआ होता है। अब देखिए अगर पानी नहीं आया तो सब मिलकर किसको पीटता है, छोटका। पानी कहाँ ला, डांट किसको लग रहा है, छोटका को। सब्जी कभी घर में नहीं है, आप क्रिकेट खेलने चले गए तो बताइए किसको धुलैया लगता है, छोटका को नहीं लगेगा। जब तब आपके ऊपर दबाव बनेगा, मम्मी पापा आपको पहले जो है सो ना कूटेगी, समझ रहे हैं। तो उस तरह की बात है। अगर खाना बनाने में लेट हो गया, हो सकता है कि बहन सीरियल देखते रह गई, तो तब किसको कूटा जाएगा, बड़ी वाली को, है कि नहीं। तो इस तरह से काम सबको बटा होता है, और बाद में अगर नहीं काम होता तो कूटा उसको जाता है। इसका मतलब अगर कोई भी विभाग बटा हुआ है और उसके काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो वो विभाग उसके लिए क्या होता है, जवाबदेह होता है, इसीलिए बटा हुआ होता है, ताकि झगड़ा भी नहीं हो। अब मान लीजिए काम नहीं बटा हो, इसका काम है बड़ी बहन का खाना बनाना, छोटी का है बर्तन धोना। अगर ये बटल नहीं हो घर में, मम्मी पापा नहीं बोल दे कि तुम झाड़ू लगाना, तुम खाना बनाना, तो क्या होता जानते हैं, वो बोलता तुम खाना बनाना, वो बोलती तुम खाना बनाना, तब क्या होता जानते हैं, झोट्टम झोट्टी होता, उठम बजरी होता। हम नहीं बनाएंगे, देखना ना तुमको को टन्ना लगेगा, हमको की मतलब है, और नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, याद रखो, समझ रहे। तो उसमें क्या होगा, कोई काम नहीं हो पाएगा सही से। इसीलिए करके इसी तरह से, क्योंकि अगर राज्य सरकार नहीं बांट नहीं देता कि रेल जो है सो वो केंद्र सरकार के विषय है, तो केंद्र सरकार बोलता कि वो ट्रेन चलावे, हमरा की मतलब है। राज्य सरकार बोलता कि वो चलावे और केंद्र सरकार बोलता राज्य सरकार चलावे, हम क्यों चलाएंगे। सब में क्या होता, उठम बजरी होता। तो इसका मतलब क्या है कि देश चल पाता सही से, क्या नहीं ना। जिस तरह से यहाँ पर उठम बजरी होता भाई बहन में, भाई भाई में, तो क्या यह घर चल पाता क्या सही से, नहीं चल पाता ना। उसी प्रकार से सबका विषय बांटा गया है ताकि उठम बजरी नहीं हो और देश सही से चल पाए, ऐसा बात है। तो अब देखिए सेकंड में आ गया राज्य सूची। राज्य सूची में पहले था 66 विषय, कितना था, 66 विषय। अब इसमें जो विषय हो गया कितना हो गया, 61 विषय। कितना विषय, 61 विषय। तो इसका मतलब पहले 66 था, अब हो गया 61। तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्य सरकार की शक्ति को घटा दिया गया, राज्य सरकार की शक्ति को घटा दिया गया, ऐसा जो बात है। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है पुलिस। एग्जाम्पल क्या है, पुलिस। अब कभी देखे किसी पुलिस को यहाँ पर लिखा हुआ भारत पुलिस या इंडियन पुलिस, देखे लिखा हुआ, नहीं देखे है ना। जब भी देखते हैं क्या देखते हैं, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यही देखते हैं ना। तो इसका मतलब पुलिस लगा हुआ है और वहां पर राज लिखा हुआ, तो इसका मतलब है पुलिस किसका विभाग है, किसका, राज्य सूची का विषय है। अब पुलिस पकड़ के सबको किस में डालता है, जेल में, तो इसका मतलब जेल भी किसका विषय होगा, किसका विषय होगा। तो पुलिस, जेल, ये सब किसका विषय हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ कि नगर निगम का चुनाव, मुखिया सरपंच का चुनाव, जो गांव का होता है पंचायत चुनाव, ये सारे किसका विषय होगा, राज्य सरकार का होगा। चलिए उसके बाद चलाइए समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। अब देखिए जिस तरह से आपको बताया कि आपके घर में मम्मी क्या कहते हैं, भाई बहन सबका काम बटा हुआ होता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि सब मिलके करता है, कुछ काम ऐसा होता है कि सब मिलके करता है। अब जैसे कि अभी गेहूं कटेगा,
गेहूं कटा, देखिए खाना बन रहा सब ना, तो खाना के लिए सब कुछ बटा हुआ, लेकिन कोई ऐसा काम हो जाता है जिस पर झगड़ा हो सके तो सब मिल के करता है। कैसे? अब जैसे अभी गेहूं कट रहा है ना, अब गेहूं कटेगा तो जो क्या कहते हैं भुस्सा होगा, तो सब जीवे देखिएगा उभेगा। गांव में देखे हैं, होता कि नहीं? छोटका भाई, बड़का भाई, बहन, मम्मी पापा सब मिलकर खेत से भुस्सा को ढोएगा। इसका मतलब वो कार्य क्या कर रहा है? दोनों कर रहा है, सब मिलके कर रहा है, आए समझ में। लेकिन अब कोई बोलेगा, अब उस परिवार में मान लीजिए आपके मम्मी पापा ये बोलेगी कि ऐसा करो बक्कुए में कस के लेके चलते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आप बोलिएगा कि ना बढ़िया नहीं रहेगा, माथा पे उठाना पड़ेगा, ऐसा करो ना ट्रैक्टर वे कर लेते हैं, एक के बार पहुंच जाएगा। तो कर रहे हैं सब मिलके, लेकिन दोनों में क्या हो गया? मतभेद। दोनों में क्या हो गया? मतभेद। एक बोल रहे कि नहीं बक्कुए में कस के जावेंगे तो बढ़िया रहेगा ताकि कुछ बच जाएगा, ऐसा बात है। लेकिन आप है कोढ़िया बरोद, तो आप क्या बोल रहे कि ट्रैक्टरे कर लो तो बढ़िया रहेगा, एक के बार पहुंच जाएगा। आप अपना लॉजिक दे रहे हैं। तो दो, जब आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ले जाना बक्कू में, आप बोल रहे हैं ट्रैक्टर में, तो बात मान किसका होगा? मम्मी पापा का, जो उच्च होगा, सर्वोच्च होगा घर का, समझ रहे हैं ना, उसका बात मान होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। आप संघ सूची का विषय बांट दिए थे, राज सूची का विषय बांट दिए थे, जिस तरह से घर का काम बांट दिए थे। लेकिन कुछ विषय है ना कि जो विषय दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकता है। ऐसा बात है। जब दोनों कानून बना सकता है तो उस सूची को बोलते हैं समवर्ती सूची। उस सूची को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची, ऐसा में। तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, ऐसा बात है। और इसमें पहले जो था 97 विषय था, कितना, सॉरी 47 विषय था। अब कितना हो गया है? 52 हो गया। कितना हो गया है? 52 हो गया है। अब देखिए साहब, इस पर कानून तो दोनों बना सकता है, लेकिन जब टकराव की स्थिति हो, केंद्र सरकार बोलेगा कि हम इस तरह से करेंगे, राज्य सरकार बोलेगा इस तरह से करेंगे, जिस तरह से आपके मम्मी बोली उसमें ले जाएंगे भूसा बक्कू में, और आप कौन सी बोल रहे हैं? ट्रैक्टर में। तो बात किसका मन हुआ? मम्मी पापा का। उसी प्रकार से समवर्ती सूची के विषय में जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तब बात किसका मन होगा? जो उच्च है, उच्च कौन है? केंद्र है। तो बात किसका मन होगा? केंद्र का। तो याद रखिए, समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, और जब टकराव की स्थिति आएगा तो केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? मान्य होगा। आए समझ बात है। चलिए अब देखिए साहब, जैसे कि शिक्षा, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। अब केंद्र सरकार बोलेगा कि हम शिक्षा का माध्यम जो है हिंदी में बनाना चाहते हैं। देख रहे हैं MBBS की पढ़ाई भोपाल में शुरू हो गया हिंदी मीडियम में। ये केंद्र सरकार का काम है कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय, तो साहब बोल रहे हैं कि हिंदी को बढ़ावा देंगे। और जो दिल्ली का केजरीवाल है वो बोल रहा है कि जो सरकारी स्कूल में हम क्या करेंगे? बच्चा को इंग्लिश बोलवाने के लिए सिखाएंगे, सरकारी स्कूल का बच्चा इंग्लिश में बोलेगा। तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। तो इसका मतलब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसी लेकर के दोनों के बातों में क्या हो रहा है? मतभेद हो रहा है, आया समझ में। लेकिन बात किसका मन होगा? केंद्र का। तभी तो भोपाल में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई, क्योंकि केंद्र चाह रहा है हिंदी को। आ रहा समझ बात है। तो टकराव की स्थिति जब भी होगा तो केंद्र की बातें क्या होगा? मान्य होगा। अब देखिए समवर्ती सूची का विषय कौन कौन सा है? शिक्षा, वन, बिजली, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, ये इत्यादि जो है और भी चीजें हैं। 52 विषय है, लेकिन याद रखिएगा शिक्षा, वन, ये सब कई बार पूछा गया। विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, और दरोगा ही पूछा, आगे सेट में आपको मिलेगा। ठीक है साहब। तो ये सारे जो विषय है किसका है? समवर्ती सूची का विषय। यदि कोई विषय किसी सूची में ना हो तो केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। हो सकता है ना कि कुछ विषय ना केंद्र के पास, केंद्र के विषय में हो, ना राज्य में हो, ना समवर्ती सूची हो सकता है कुछ नया विषय आ गया हो। ऐसा बात है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो उस कंडीशन में जो नया विषय बनेगा उस पर जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ऐसा जो बात है। चलिए उसके बाद चलाइए 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची, क्योंकि अनुसूची जानबूझ के टॉपिक खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी अगर आपको मिलता है तो सीधा क्या करेंगे हम लोग? इसको कॉपी कर देंगे, सीधी बात है। चलिए 8वीं अनुसूची,
मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो संविधान का जो मूल प्रति था उसमें 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14 भाषाओं का वर्णन था। कितना था? 14। तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का? 14 भाषाओं का। देखिए शब्द को देखना है साहब, कई बार क्या होता है कि मूलतः शब्द जोड़ देता हम ध्यान नहीं देते हैं, कई बार वर्तमान शब्द जोड़ देता हम लोग ध्यान नहीं देते। याद रखिएगा, पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में था, तो क्या बोलेंगे? 14। लेकिन वर्तमान में अब कितना हो गया है? तो 22 हो गया। कितना हो गया? देखिए 8वीं अनुसूची है और 14 भाषा था, इसमें 8वीं अनुसूची जोड़ दीजिए। 14 8 कितना हो गया? 8वीं अनुसूची 14 भाषा 8 जोड़ दीजिए, 22 फुट जाएगा। ठीक है साहब, चलिए। तो इस तरह से 22 भाषाओं का वर्तमान में वर्णन है। अब देखिए इसका मतलब 14 भाषा पहले से है, तो इसका मतलब 8 भाषा बाद में जोड़ा होगा, यही ना। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है ना, वो पूछा जाता है कि ये 8 भाषा कौन कौन सा है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समझ रहे साहब? और टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा साहब, टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं, संडे को कैसे? संडे को हम बोले हैं संडे को टेस्ट होगा। हाँ, शनिवार को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। क्या बोले? देखिए हम तो बोले हैं कि वीडियो जिस दिन से डालेंगे वो रेगुलर डालेंगे। रही पीडीएफ की बात, तो जो लोग उस दिन कमेंट किया था कि सर और क्या कहते हैं पीडीएफ के लिए, उसको तो हम पीडीएफ दे दिए। बाकी 3 या 4 बच्चा उसके बाद किया, क्योंकि जरूर, हाँ 3-4 बच्चा किया है, तो 3-4 बच्चा के लिए मेरे पास पीडीएफ है, अभी दे देंगे। वीडियो जो आएगा, देखिए थोड़ा सा हम क्लास देख रहे हैं, रेगुलर क्लास ऑफ है, जबकि जल्दी हम क्लास खास करके इस बैच को नहीं बंद करना चाहते हैं, रेगुलर क्लास ऑफ करना पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो काम है वैसा नेसेसरी, तभी तो। ऐसा नहीं है कि जो मतलब क्लास बंद कर दिया, घर में एकदम सोए हुए हैं पकड़ के पलंग तोड़ रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपके साथ क्या कहते हैं, मेरे साथ भर दिन आपका जो सहपाठी है वही ना, पूछिए विनोद को, पूछिए रंजन को, 2 दिन से मेरे साथ है भर दिन। तो ऐसा नहीं है कि जो, एक बात बताए, नॉर्मली डे ना अगर हमको काम नहीं हो ना, तो पर्व में भी छुट्टी देते हैं तो मन नहीं लगता है। सही बात बताते हैं, आप लोग से नहीं मिलते हैं तो मन ही नहीं लगता है। हमको लगता है कि धरती पर हम अकेले हैं क्या, आदत हो गया आप लोगों के बीच में। सही बात है। और हमको घर में शामों में नहीं मन लगता है, घर पर मन ही नहीं लगता है 1 घंटा हमको। हम सोचते कखनी सुबह हो तो जल्दी पहुंच जाए वहां पे। सही बात बता रहे हैं। अब आदत हो गया बच्चों के बीच में रहना, आप लोग के बीच में रहते हैं मन लगता है। ऐसे लगता है कि जो मतलब ब्रह्मांड में अकेले हैं क्या, क्योंकि जीवन यहीं पर गुजर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। मोहल्ला में ना किसी से बात, ना किसी से कुछ, और भी जगह नहीं, यहाँ से आना, घर जाना, नोट्स तैयार करना, नोट्स तैयार करके यहाँ आना, तो और कहीं तो कुछ है नहीं कि किसी से बात करेंगे या कुछ। जो भी बात होता है यही कर लेते हैं आप लोग से। तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस है, अब तो नहीं, 1 दिन और शुक्रवार को डिस्टर्बेंस है। बाकी जिस दिन से हम लोग वीडियो डालेंगे, बीपीएससी वाला में देखे थे ना कि जब डालना शुरू किए थे तो कंटिन्यू 1 दिन भी नहीं, 1 दिन में 2-2, 3-3 वीडियो चढ़ाए थे। सेम इसी तरह का कंडीशन इसमें भी होगा। जो ही जिस दिन से डालना शुरू करेंगे उस दिन से कंटिन्यू आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन टेस्ट की तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। हिस्ट्री का तो पीडीएफ दे दिए जिनको लेना था, समझा भी दिए हैं। और बाकी रही वीडियो की बात, तो हम वीडियो चढ़ा देंगे, ठीक है। क्या बोले? हिस्ट्री पॉलिटी आज कंप्लीट होगा या कल हो जाए, ठीक है। अब बाकी जो 2 कल, लास्ट शनिवार, अगर शनिवार को टेस्ट होगा तो लास्ट शुक्रवार तक जो क्लास होगा उस दिन का टेस्ट होगा, ठीक है। नहीं, करेंट का अलग होगा, करेंट का टेस्ट अलग होगा। करेंट का टेस्ट 15 दिन में लेंगे, 20 दिन में 2-2 महीना का देंगे, ठीक है। बैक महीना का देंगे। पिछले 1 साल का करेंट आपको तैयार करना है, तो पिछले अगस्त से हम लोग उठाएंगे, पिछले अगस्त 2022 से लेकर के वहाँ से उठाएंगे, ठीक है साहब। और वहाँ से कंप्लीट करना। अगर आपको करना है पूरी तरह से कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का इफ बट लगा नहीं रहे, बाद में ये कर लेते तो बढ़िया था, तनिक गड़बड़ाया था, तनिक को हटाना है ना, तो आपको एडवांस में हर चीज़ लेकर के रखना पड़ेगा। चलिए साहब, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं कब जोड़ा गया, इसको पूछा जाता है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967,
देखिए, एक पहले था 14 भाषा, 21वां संविधान संशोधन हुआ और कब हुआ 1967 में, तब इसमें जोड़ा गया सिंधी भाषा। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है साहब, तो कई बार पूछा जाएगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967। कई बार ईस्वी पूछ लेगा केवल कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 1967। कई बार ये पूछ लेगा कि 15वां भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, इस तरह से पूछ दिया जाएगा, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ऐसी बात है, इस तरह से ध्यान में रखना। चलिए, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, नेपाली, मणि, लाओ, ऐसे करके याद रखिएगा। नेपाली, मणि को, अच्छा नमक, अच्छा आप लोग तो और बढ़िया याद कर रहे हैं, नमक नहीं, तो न से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। चलिए, इस तरह से याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कितना जोड़ा गया? 3 भाषा को। कितना भाषा को? 3 भाषा को। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें जोड़ा गया मैं संथाली बोडो, मैं संथाली बोडो, मैं संथाली बोडो, मैं से हो गया मैथिली, संथाली से संथाली, बो से बोडो, डो से डोगरी, मैं संथाली बोडो। ठीक है, मैं संथाली बोडो, याद रखिएगा साहब। और कई बार ये पूछा जाता है कि ये बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो याद रखिए कहाँ? असम में। कहाँ? असम में। डोगरी कहाँ बोला जाता है? डोगरी J&K में। डोगरी कहाँ बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा साहब। उसके बाद मैथिली कहाँ बोला जाएगा? कहाँ? बिहार में। और संथाली बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। ठीक है साहब, इतना ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में साहब यह संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहला देखिए, पूछा जाएगा कि पहले संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या होता है जानते हैं? कि कोई भी कानून बन गया और उस कानून में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। ऐसा बात है। तो सबसे संविधान का पहला जो संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, वो 1951 में हुआ और 1951 के तहत ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया देखिएगा, इसके द्वारा भूमि एवं संपत्ति, राज्य के द्वारा भूमि एवं संपत्ति के अधिग्रहण के विधि का उल्लेख है और इस सूची में 284 अधिनियम है। इसमें वर्णित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप समझिएगा साहब, 9वीं अनुसूची में ये कहा गया कि राज्य का मतलब यहाँ क्या हुआ? सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार हो, कोई भी राष्ट्र हित में आपकी भूमि और आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार राष्ट्र हित में आपकी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, मतलब आपकी संपत्ति को, आपकी भूमि को ले सकता है वो, समझ रहे हैं? और बदले में क्या करेगा? आपको मुआवजा देगा। मतलब आपको बेचने का मन हो या नहीं हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित में अगर सरकार को ये लगे कि ये भूमि राष्ट्र हित में है तो वो आपसे ले सकता है। बदले में आप क्या करिए? उसका मुआवजा लीजिए सरकारी रेट से। ऐसा बात है, इसी को बोलते हैं संपत्ति या भूमि अधिग्रहण। जैसे कि मान लीजिए कि अभी फोर लाइन बनेगा, ठीक है, तो जो अगल बगल में घर होगा तो 4 लाइन का मतलब क्या हुआ? कि सड़क को और चौड़ी करना। तो स्वाभाविक बात है, सड़क जब चौड़ी होगी तो अगल बगल का जो घर होगा उसको क्या करेगा? सरकार लेगी। आप कहिएगा कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, आप बेचिए या नहीं बेचिए, लेकिन सरकार को अगर राष्ट्र हित में जरूरत पड़ा तो आपको संपत्ति देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए, हंस के दिए, रोए के दिए, भुइयां में घोलट जाइए, कोई बहस नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। मधेपुरा में देखे थे ना साहब कि मधेपुरा में जब रेलवे कारखाना लग रहा था तो वहाँ के किसान सो गया था जमीन पे कि हम नहीं देंगे अपनी जमीन को। वहाँ पर जेसीबी लेकर के आया कि जेसीबी चलाना है तो हम पर चलाइए, पहले हम पर चलाइए तब जाकर के हम जमीन देंगे मधेपुरा में। लेकिन क्या हुआ? अंतोगत्वा यह हुआ कि किसान को जमीन देना पड़ा। अभी वहाँ पर रेलवे फैक्ट्री है कि नहीं है मधेपुरा में? इस तरह का। तो जब भी राष्ट्र हित में कभी भी आप देखिए कि मेट्रो जब बनता है तो आप सुने होंगे जब मेट्रो निर्माण हो रहा था तो किसी के घर के अंदर से जा रहा था, सबके घर के ऊपर दरार आ गया था ना।
इस तरह की शिकायत आ रही थी। तो राष्ट्रहित में सरकार को जो भी भूमि, जो भी संपत्ति लगे कि राष्ट्रहित में है, तो सरकार आपसे ले सकती है, बदले में केवल क्या करेगी, वो मुआवजा देगी। और इसके लिए आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। इस जो 284 अधिनियम है ना, इसमें जुड़े हुए जो विषय होंगे उसको लेकर के आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। आज समझ बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये साहब VVI है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे VVI सभ्य है, ठीक है, अनुसूची VVI होता ही है, ठीक है। तो ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 को हुआ, और इसमें दल बदल कानून का वर्णन है। इसे परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। दल बदल का मतलब समझते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, है कि नहीं, है कुछ और, दिखते हैं कुछ और, है कि नहीं, वो वाला कहानी। आप देखिएगा कि पार्टी में होता ऐसे, इस पर अमल नहीं है, क्योंकि कानून बनाता है नेतवा लोग, और ये नेतवे के लिए कानून है। तो स्वाभाविक बात है कि नेतवा कानून बनाएगा तो कानून को मानेगा नहीं, सही है कि नहीं है। अब ये कानून इसलिए बनाया गया था कि बार बार आप देखिए कि बीच में 85 से पहले सरकार की अस्थिरता आ गई थी। मतलब 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई, और अगली पार्टी को बोला कि आपको ये मंत्री पद देंगे, और वो मंत्री में आ गया, सरकार में आ गई, और बाद में जाकर के किसी प्रकार का मटमोटा हुआ तो क्या कर लेता था, वो अपना समर्थन खींच लेता था, सरकार गिर जाती थी। सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा तो इसका मतलब खर्च क्या होगा, फिर से होगा, खर्च फिर से होगा, तो किसका खर्च हो रहा है, देश का खर्च हो रहा है ना, देश पर आर्थिक बोझ पड़ेगा ना। तो बार बार नेता लोग करता क्या था कि अभी इस पार्टी में है, और इस पार्टी में बोला कि मंत्री बनाएंगे, बाद में अगर मंत्री नहीं बनाए तो उस पार्टी से भाग के चल जाता था दूसरा पार्टी में। अभी भी ऐसा होता है। तो इसी लेकर के बार बार सरकार गिर जाती थी। आपको पता है कि रामविलास पासवान, अटल जी का जो 13 दिन का सरकार बना था 96 में, उस समय क्या रामविलास पासवान और भी पार्टियां क्या की थी, 13 दिन में ही अपने समर्थन को वापस कर ली, सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हुआ। तो जो फिर से जब चुनाव होगा तो स्वाभाविक बात है कि बोझ किस पर पड़ेगा, चुनाव का, देश के ऊपर, खर्च अधिक होगा, तो देश का आर्थिक नुकसान होगा। इसी वजह से इस प्रकार का कानून लिया गया कि आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसी पार्टी के साथ लड़ रहिए, चुनाव लड़ने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते। लेकिन ये अलग बात है, हाँ भेजिए ना, कितना देना है उसको, तो हम एक बार भेजिए देते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान नेताओं का जो दल परिवर्तन था ना, उस दल परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लाया गया था। आ रहा समझ बात है। लेकिन ये अलग बात है कि संविधान में रहते हुए अभी भी नेतवा इधर से उधर हो रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी को देखिए रहे हैं, है कि नहीं, हाँ, ये निजाम का स्टोरी बहुत अधिक पढ़ा होगा हमको लगता है। मौसम विभाग है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना, दल बदल कानून, इसको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था एवं उसके कार्यों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची को याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से, और इसमें कुल कितना विषय, 29 विषय, बस इतना ही ध्यान में रखिए। उसके बाद लास्ट हो जाएगा, लास्ट और अंतिम, हाँ थोड़ा सा नोट्स है इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको दे सकता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, क्योंकि पंचायती राज आया है तो ध्यान में रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई, वो शुरुआत की गई है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, हाँ नहीं, चलिए
चलिए, तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान का नागौर जिला से नेहरू जी के द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुरू किया गया था। दूसरी बार 11 अक्टूबर को 1959 में ही दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। आ रहा समझ बात है। अब देखिएगा साहब, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया। कई बार पूछा जाएगा निम्नलिखित में से वह कौन सी समितियां थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब पंचायत जो हो कितने स्तर का हो, 3 स्तर का हो, इस तरह का जो सुझाव दिया था, कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। जबकि अशोक मेहता समिति जो था वो द्विस्तरीय पंचायत की वो बात कहा था। आ रहा समझ बात है। तो कई बार सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, या कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, इस तरह से सवाल आएगा साहब। चलिए, तो देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया उसमें क्या क्या था। इसमें बोला कि ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत होना चाहिए। और यह सवाल अभी बीपीएससी भी शायद पूछा है, इस तरह का सवाल पूछा है ना। तो ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत होना चाहिए। मध्य स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत समिति होना चाहिए। और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला स्तर। तो देखिए 3 स्तर हो गया। ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत। मध्य स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। क्लियर है साहब? चलिए, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। कौन सा? द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। और इसका जो गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का, वो हुआ था दिसंबर 1977 में हुआ था। क्लियर है साहब? चलिए, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 40 में है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 40 में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साहब। देखिए, हमारा प्रयास होता है बस यही है कि फाउंडेशन बैच में जो भी होता है वो सीरियली होता है, क्रम से होता है। यहाँ क्या होगा कि जो सवाल आएगा वहाँ से उतनी टॉपिक डाल देंगे हम लोग कि आपका सवाल बाहर नहीं हो। ठीक है साहब? चलिए, 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वां, देखिए पंचायत वाला 73वां संविधान संशोधन 93 में ही, और ये है 94, क्योंकि मात्र 1-1.5 महीना के बाद पुनः हो गया था संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये भी 73वां भी 73वां भी और 74वां भी, दोनों कितना में? 93 में। ये मत समझिएगा कि कई बार बच्चा सोच लेता है, एक बार टेस्ट में डाले थे, बोला सर 73वां हुआ था 93 में, 74वां तो बाद में हुआ होगा। उसी 1.5 महीना के बाद हो गया था। ठीक है साहब? 6ठा महीना में हुआ था 74वां। तो दोनों हो गया। और इसमें जो वर्णित है उसमें देखिए पंचायत है, और इसमें क्या है? शहरी नगरीय क्षेत्र, नगर निगम, नगर पालिका का वर्णन है। ठीक है साहब? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें कितने विषय है? 18, जबकि पंचायत वाला में कितना था? 29 था। चलिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 के क को जोड़ा गया, भाग 9 के क को भी जोड़ा गया। इतना पॉइंट हम लोगों को साहब क्या रखना है? ध्यान में रखना है। चलिए एक बार बोल दीजिए तो पहली अनुसूची क्या था? पहला क्या था? देखिए, मेरा प्रयास है कि जो टॉपिक हो यहीं पर कुछ ना कुछ आपको याद हो जाए। पहला क्या था? भारत राज्यों का संघ है और जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्ण। दूसरा क्या है? वेतन। तीसरा है शपथ। चौथा क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवा क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों और प्रशासन का वर्णन। छठा में क्या है? क्या है? कौन कौन राज्य? क्लियर है? चलिए, 7वां में क्या है? कितना सूची है? कितना सूची? पहला 3 एग्जाम्पल बताइए। चलिए, उसके बाद दूसरा कौन सा था? 3 एग्जाम्पल बताइए। चलिए ठीक है। उसके बाद कौन सा सूची था? समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। इसका 3 एग्जाम्पल बताइए। शिक्षा, वन, तलाक, विवाह, आर्थिक नियोजन, ये सारी चीजें। चलिए, संघ सूची में पहले कितना विषय थे? अब कितना है? राज्य सूची में पहले अभी कितना है? समवर्ती सूची में कितना? 47। अभी कितना है? अभी कितना है? 52। क्लियर है साहब? चलिए, उसके बाद बताइए कि 8वीं अनुसूची में क्या है? कौन सा?
भाषा। मूल संविधान में कितना 14, वर्तमान में कितना। हाँ, पहला कौन जोड़ा गया था, कौन सा, किस संविधान संशोधन जोड़ा, कौन सा, 21वां 1967। उसके बाद बताइए संथाली बोडो को कब जोड़ा गया, 2003 में। किस संविधान संशोधन को जोड़ा, कौन सा, 92। अच्छा चलिए, उसके बाद बताइए कि नेपाली मणिपुरी को किस संविधान संशोधन, 71वां कब हुआ था, क्लियर है ना। चलिए साहब, उसके बाद चलिए 8वीं हो गया, 9वीं में बताइए कौन सा, भूमि अधिग्रहण। उसमें कितना अधिनियम था, 284। चलिए, उसके बाद 10वां बताइए कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, 52वां। चलिए 11वां में बताइए क्या है, कितने विषय, 12वां में कौन सा, नगर निगम, विषय कितना, 18। अशोक मेहता समिति कितना स्तर, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति 2 स्तर। अशोक मेहता 2 स्तरीय। अशोक मेहता का गठन 1900 दिसंबर 1977 में। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये सवाल समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल ही उस ढंग का लैंग्वेज दिया हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। देखिए समझिएगा ये कहना क्या चाहता है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी भी विषय पर संविधान का संशोधन होता है, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करते हैं ना कि नहीं करते हैं। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं और सब्जी बना के खाने बैठे तो आपको लगा कि नमक कम है, तो क्या करते हैं, 2 चुटकी लेकर के नमक देते। संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आप सब्जी बनाए खाने के लिए बैठे, देखे नमक तेज है, तो क्या कर दिए, 1 लोटा पानी उछल दिए, तनिक गर्म कर दिए, हो गया। क्या किया आप, संशोधन किए ना। उसी तरह से हमारे संविधान में जो भी तथ्य है उस तथ्य में किसी भी प्रकार की परिवर्तन करना क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। तो ये जो करते हैं हम लोग अनुच्छेद कितना के तहत, 368 के तहत। और ये व्यवस्था संविधान संशोधन का किस देश से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। किसे लिए है, दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है साहब, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब समझिएगा क्वेश्चन को। हमारे संविधान में यह कहा गया है कि जब भी किसी विषय पर संशोधन होगा तो हेलो, हाँ अमाउंट उसको दे दीजिएगा ना, क्या कहते हैं, कितना था उसमें बचा हुआ, नहीं उसमें खुला वाला था, कितना था उसमें, 35, तो 2.35 दे दीजिए ना, उसको बाद में हम दे देंगे। ठीक, हाँ 2.35 दे दीजिए ना, हम बाद में फिर दे देंगे। हाँ दे दीजिए ना पॉलीथीन में या किसी में, हाँ दे दीजिए अपना उधर से। हाँ ठीक, चलिए ये समझ में आया ना कि संविधान संशोधन जब होता है किसी भी विषय पर तो उस पर 2 तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि राष्ट्रपति को एक और शक्ति मिला हुआ है जिसको बोलते हैं वीटो पावर, बोलते हैं ना, जैविक वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं उसको। उसमें क्या है कि जब भी संविधान का कोई कानून बनता है, संविधान के लिए कोई विधेयक बनता है, तो होता क्या है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है, तो दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, चल जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको सिग्नेचर करके पारित करेगा, या फिर क्या करेगा, उसको जो जेबी विट्टो है वो लगा करके वो अपने जो निर्णय है उसको सुरक्षित कर लेगा, उसको देवे नहीं करेगा। ऐसा में ये अधिकार मिला हुआ, ये किसी अधिनियम या किसी संशोधन के विषय पे नहीं, किसी अधिनियम, कोई नया कानून जब बनेगा, नया कानून जो संविधान में नहीं हो, तो वैसे कानून पर राष्ट्रपति को वो शक्ति मिला हुआ है। देखिए 2 चीजें हम बोले अभी
इस पर थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझने वाला सवाल है। देखिए हम क्या बताएं, कोई भी कानून जब बनता है तो कहाँ से बनता है? संसद से। तो क्या होता है कि आप पहले लोकसभा से, किसी से भी लोकसभा से पास करते हैं मान लीजिए, फिर कहाँ से करते हैं? राज्यसभा से करते हैं, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए कि भारत में दारू बंद करना है, शराब बंद करना है, तो मान लीजिए शराब प्रस्ताव आएगा। कौन आएगा? शराब प्रस्ताव। ये शराब प्रस्ताव जो होगा अभी कहलाएगा विधेयक। क्या कहलाएगा? विधेयक। जैसे कि आप देखते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक, विधेयक होता है, ठीक है। एक बार अमित शाह बोल दिया था यही बात है कि नागरिकता संशोधन जो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोल दिया था। एक्ट और बिल में अंतर है, एक्ट और बिल में अंतर है। एक्ट का हिंदी क्या होता है? एक्ट का होता है अधिनियम, और बिल का मतलब क्या होता है? विधेयक। आप समझिए, जैसे कि शराब का प्रस्ताव लाए, अब आएगा ये लोकसभा में, तो ये प्रस्ताव जब आएगा तो कहलाएगा विधेयक। क्या कहलाएगा? विधेयक। फिर यहाँ से आएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी यहाँ से पास हो गया मान लीजिए, यहाँ भी आएगा तो कहलाएगा विधेयक। क्या कहलाएगा? विधेयक। ऐसा नहीं बात है। अब आएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब आएगा ना साहब, तो राष्ट्रपति अगर इस पर सिग्नेचर कर दिया, तब ये विधेयक से चेंज होकर के बन जाएगा अधिनियम, यानी कानून बन गया। तब ये क्या बन गया? कानून बन गया। ऐसा नहीं बात। अब समझिएगा, राष्ट्रपति के पास जब आता है ना यहाँ से पास होकर के, तो इसके पास शक्ति है। राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या है बता देते हैं। शक्ति ये है कि 111 के तहत इसको वीटो पावर मिला हुआ, यहाँ से पास हुआ तो चाहे तो ये क्या करेगा? दस्तखत कर देगा, या तो अपने पास निर्णय को सुरक्षित रख लेगा, नहीं पास करेगा नहीं लौटाएगा, रख लेगा। इसको बोलते हैं जेबी वीटो। लेकिन याद रखिए, जब संविधान ये किसी दूसरे अधिनियम पर जिसमें संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन दूसरे अधिनियम पे जैसे कि संविधान में वर्णित है, लेकिन अब उसमें संशोधन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को सिग्नेचर हर हाल में अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। वो जेबी वीटो पावर नहीं लगा सकता है। और असली बात है, इतना बात क्लियर हुआ ना। अब देखिए, ये जो बताए ना कि संविधान संशोधन जब होगा तो राष्ट्रपति उस पर जेबी वीटो नहीं लगा सकता है, अनिवार्य रूप से उसको सहमति देना पड़ेगा। ये बातें पहले नहीं था, ये बातें पहले नहीं था। संविधान संशोधन में भी राष्ट्रपति क्या करता था कि अपना निर्णय सुरक्षित रख लेता था, जेबी वीटो पावर लगा देता था। और असली बात है, तो लोगों का कहना हुआ, संसद का कहना हुआ, जब संविधान में वो कानून है, केवल उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर रोक लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि संविधान के उस भाग को ही राष्ट्रपति खत्म करना चाह रहा है। इसका मतलब संविधान का क्या हुआ? ये उल्लंघन हुआ। इसी वजह से किया गया 24वां संविधान संशोधन। अब बोला गया कि संवैधानिक संशोधन हो, संवैधानिक संशोधन, कौन सा? संवैधानिक संशोधन अगर अधिनियम हो और ये विधेयक पारित हो, ये विधेयक क्या हो? संसद से पारित हो, तो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? सहमति दे करना पड़ेगा। तो ये प्रावधान कब लाया गया? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि ऐसा प्रावधान पहले नहीं था। ऐसा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देख लेते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इस तरह का प्रावधान लाया। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या? जो बात अभी समझाएं, बस यही समझाएं कि दूसरा कोई कानून संविधान से बाहर आएगा, कोई विधेयक, तो उस पर राष्ट्रपति जेबी वीटो ले सकता है। लेकिन 24वां संविधान संशोधन जो 1971 आया, उसके तहत संविधान संशोधन में वो जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर वो संसद से पारित है तो स्वाभाविक रूप से उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, अनिवार्य है ये। और समझ बात, उसको लौटा नहीं सकता है। चलिए, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करता है तथा दोनों सदन से संशोधन विधेयक पारित हो तो राष्ट्रपति को सहमति दिया जाना क्या है? अनिवार्य है। यही बातें बोले थे ना अभी हम लोग। चलिए आ रहा समझ में साहब। चलिए, संविधान संशोधन का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 368 में। और किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको जोड़े हम लोग। चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया, लिखा हुआ ही था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए, अब एक ऑप्शन में आपका दिया होता 42वां संविधान संशोधन, और आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है ना साहब। चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिवर्तन हुआ था,
तो 42वां संविधान संशोधन को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मोटा मोटी परिवर्तन है जहां से पूछने की संभावनाएं हो। देखिए, इसे मिनी या लघु संविधान कहा गया है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये तो आपको लगता है कि नहीं भी आई है, क्योंकि आप लोग भी बैठे होंगे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको भी अनुभव होगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रस्तावना में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन, कई बार पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, इस तरह की चीजें। देखिए, समाजवादी का मतलब क्या हुआ? समाजवादी का मतलब क्या होता है? देखिए, समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज का जो भी, समाज का मतलब यहाँ देश समझना है। समाज का मतलब देश, कि समाज का जो भी संपत्ति हो वो समाज की ही संपत्ति हो। समझ रहे हैं? मतलब अगर देश में जितना फैक्ट्री है, जितना संस्था है, वो देश का होना चाहिए। सरकारी संपत्ति में उसको राष्ट्रीयकरण करिए, सरकारी संपत्ति में उसको बदलिए। निजी संपत्ति है तो उसको किस में बदलिए? निजी को सरकारी में बदलिए। समाजवाद ये कहता है कि समाजवाद का अर्थ हुआ कि निजी संपत्ति का उन्मूलन करना, समाप्त करना और सरकारी संपत्ति को बढ़ाना, यानी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है, ताकि उस संपत्ति पर समाज के हर वर्ग का क्या हो? अधिकार हो। मान लीजिए आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल पर किसका अधिकार होता है? आपका खुद का होता है। आपका छोटका भाई बहन भी छू लेगा ना, तो आप थपड़ा दीजिएगा, मोबाइल कैमरा पूछ के छुआ था, है कि नहीं? क्योंकि बहुत बात उसमें होता है ना साहब, है कि नहीं? चलिए, और उसके बाद छूने पर थपड़ा देते हैं, तो पहले इतना सिक्योरिटी लगाए हुए रहते हैं, हर सप्ताह में एक सिक्योरिटी चेंज होता है, तो वो आपकी निजी संपत्ति। क्या उस मोबाइल पर सबका अधिकार है? क्या नहीं है ना। आप किसी को फोन भी करने देते होंगे, बोलो नंबर डायल करके, लगा के उठा लिया फोन, तब पकड़, ऐसे करके, इतना निजी संपत्ति होता फोन। तो बताइए, क्या उस निजी मोबाइल पर आपके परिवार का अधिकार है? क्या पूरे परिवार का? नहीं होता है। इसका मतलब वो समाजवाद कहलाया? नहीं कहलाया। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के हर व्यक्ति का बराबर हिस्सा होना चाहिए उस संपत्ति पे। इसीलिए कहा गया कि निजी संपत्ति का क्या हो? उन्मूलन हो। अब जैसे कि चोंगा वाला फोन था, पहले था ना, तो चोंगा वाला क्या था? सार्वजनिक था, सब लोग यूज करते थे, है कि नहीं? तो उसी तरह से देश का जो भी संपत्ति हो उसका क्या हो? निजीकरण समाप्त कर दिया जाए और सरकारी में बदला जाए, ताकि सभी लोगों का क्या हो? अधिकार हो। तो ये क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। और समझ बात है? चलिए, उसके बाद है एकता। एकता मतलब भाईचारा। अखंडता मतलब क्या? अखंडता का मतलब क्या? खंडित नहीं किया जाना। मतलब इस देश को कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता, किसी भी स्तर पे, चाहे वो धर्म के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे नस्ल के आधार पर, किसी भी प्रकार की खंडन नहीं हो सकता। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान लिखता है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान किसका स्टेट्स हुआ? इस्लाम का हुआ। लेकिन ये कहता है कि नहीं, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है, यहाँ कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है, यहाँ हर धर्म क्या है? बराबर है। आए समझ में? इसका अर्थ यही हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते, थोड़ा सा इसको खत्म कर देते जल्दी से। चलिए, इसके तहत, इस संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 का क, जब भाग पूछेगा तो 4 का क बोलेंगे और अनुच्छेद पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 51 के क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था कितना वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष। लेकिन अभी कितना है? 5 वर्ष। अगला वाले में बताएंगे, 5 वर्ष हो गया था। केंद्रीय कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य की कानून की वैधता पर हाई कोर्ट परीक्षण करेगा। मतलब केंद्र का कोई कानून होगा तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा पर सुनवाई जो करेगा, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और राज्य का कोई कानून होगा तो उससे जुड़ा हुआ जो मुद्दा होगा उस पर जो कानून सुनवाई करेगा, कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। क्लियर है साहब? ये सारी बातें किसमें हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो होगा ना, ये किसके अनुसार कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद और
प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करेगा, ना कि अपना मनमानी करेगा। आ रहा समझ बात है। चलिए, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधि से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि हो रहा है तो उससे जुड़े हुए आपको जो लगता है कि सही है उस तरह के कानून आप बना सकते हैं, ताकि राष्ट्र विरोधी गतिविधि क्या हो जाए, रुक जाए, समाप्त हो जाए। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। चलिए, इसके तहत वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। आपको बताए थे कि समवर्ती सूची में पहले कितना विषय था, अब कितना हो गया, 52। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो 5 देखिए यहाँ लिखा हुआ, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नापतौल और वन्यजीव संरक्षण। 5 पूर्ण गया क्या, तो 5 इसमें जोड़ा गया। कई बार पूछ देगा कि जो 5 विषय बढ़े हैं समवर्ती सूची में वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है, इस तरह की सब। चलिए, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक ऑप्शन में था आपका 44वां संविधान संशोधन था ना ऑप्शन में। चलिए इसको देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। देखिए 42वां जो हुआ 76 में, 1976 में, और 44वां जो हुआ ये हुआ 78 में। इसमें कंफ्यूजन होता है साहब कि 42वां हुआ 76 में या 44वां। तो याद रखिए 4 2 6, 4 4 8, ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19F से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना वो मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ कि हम संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, संपत्ति हम अपने पास रख सकते हैं और संपत्ति जमा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो हुआ क्या कि जब भ्रष्ट क्या कहते हैं ये लगा था, क्या कहते हैं, हाँ, जब आपातकाल आया था ना तो सारे अधिकारी, सारा नेतवा जितना था ना सब पकड़ के ठूस लिया था पैसा। और जब उस पर जांच शुरू हुआ तो बोलता भैया ये तो मौलिक अधिकार है मेरा, जमा करना रुपया संपत्ति, अब जांच कैसे कर सकते हैं, हम चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए इस तरह की कहानी। तब मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तब बाद में जाकर के 78 में बोला रुको, अब हम संविधान में करेंगे संशोधन, तुम्हारा मौलिक अधिकार हटा देंगे, संपत्ति वाला अधिकार। अब क्या करेंगे, इसको कानूनी अधिकार बना देंगे। मतलब तू संपत्ति तो रख सकता है लेकिन कानूनी तौर पर रख सकता है, अवैध नहीं रख सकता है। और अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो उसकी जांच भी हो सकती है कानूनी तौर पे। समझ रहे, तुम जो बोल रहा है मौलिक अधिकार है, जांच कैसे करिएगा, तो जांच भी हो सकता है। इसी लेकर के पहले था 19 के F में, अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 के 1 में जोड़ दिया गया। क्लियर है साहब। चलिए एक लाइन और है, देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को घटाकर पुनः कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। देखिए 42वां में कितना किया था, 6 वर्ष, और इसमें फिर ला करके। चलिए उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के आधार को हटाकर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया। ठीक है, मतलब पहले होता क्या था कि आंतरिक अशांति, मतलब देश के अंदर भी किसी तरह का बात हुआ ना तो आपातकाल लगा देता था। इसी लेकर के इसको आपातकाल जब भी लगेगा तो देश को नुकसान होगा, इसी लेकर के इसको हटा दिया। अब बोला कि नहीं, केवल सैन्य विद्रोह होगा। सेना अगर विद्रोह करेगा, सेना विद्रोह का मतलब समझते हैं कि सेना क्या करे, केंद्र सरकार के आदेशों का पालन ही नहीं करे। और समझ बात है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैन्य विद्रोह। तो केवल उसी आधार पर लगा सकते हैं, ना कि आंतरिक उपद्रव। आंतरिक उपद्रव क्या, कोई नेता विद्रोह कर रहा है, कोई नेता आंदोलन कर रहा है तो लगा दो आपातकाल, ऐसा नहीं करना। और समझ बात है। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और वही सब इस सरकार में शामिल था, मोरारजी देसाई की सरकार में, जो 75 में सब जेल में ठूसल था। तो 75 में जो आपातकाल लगा था, क्यों लगा था, आंतरिक उपद्रव के कारण। किसके कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण। इसीलिए बोला कि नहीं, आंतरिक अशांति होगा तो इसके लिए आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यही सब जेल में था जो ये कानून लाया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, लास्ट एक लाइन और है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े जो विवाद होगा उसे हल करने का अधिकार दिया गया। किसको, उच्चतम न्यायालय को। आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनावी विवाद होगा उसको कौन सॉल्व करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। ये अधिकार जो मिला कब मिला, 78 में मिला था। उसके बाद एक ऑप्शन में आपको दिया गया था 48वां संविधान संशोधन 1984। इसमें कुछ नहीं किया था, राष्ट्रपति, पंजाब में राष्ट्रपति शासन था, उसके काल अवधि को बढ़ाने के लिए केवल संशोधन किया गया था, केवल यही बात था। ठीक है, तो इसके तहत पंजाब में लगे राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया, केवल इतना था। क्लियर है साहब। बस आज भर इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसका